हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और ये जो सीरीज है ये पूरी होगी। मैं आपको मिडिएवल भी करवाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको आर्ट एंड कल्चर भी करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि सभी लोगों को टेलीग्राम पर पीडीएफ समय पर मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, पहले मुझे ये बताओ। और आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सभी लोगों को नमस्कार। मोहित, अशोक, वसंत कुमार, आकांक्षा। ठीक है, तो एक टीम है पूरी जो यूपीएससी के लिए पूर्णतः समर्पित है। चंचल कुमार शर्मा सर, मधुकर कोटवे सर, मेरे को तो आप जानते ही हैं। इनके साथ साथ सुनील सर और संतोष सर, ये आपको पूर्णतः यूपीएससी के लिए 2020 के लिए पूरी तरह मार्गदर्शित भी करेंगे और समय समय पर अपना सिलेबस भी करवाएंगे और आपको स्ट्रैटेजी भी बताएंगे समय समय पर। ठीक है, तो सभी लोगों को डाउट रहता है कि कौन किस समय पर पढ़ाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुनील सर आपको 9 बजे पढ़ाते हैं, 2 बजे पढ़ाते हैं। चंचल कुमार शर्मा सर आपको 1 बजे पढ़ाते हैं, 3 बजे पढ़ाते हैं। मैं आपको 7 बजे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता हूं और आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित है और अर्थशास्त्र के जो आए हुए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 बजे मैं आपको वो सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके साथ साथ 4 बजे मधुकर कोटवे सर पढ़ाते हैं, 8 बजे पढ़ाते हैं, 10 बजे एसके शर्मा सर और 12 बजे भी आपको एसके शर्मा सर पढ़ाते हैं। तो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। इन्होंने अपने अपने प्लस कोर्सेज बना रखे हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इनके कोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम लोग बात करेंगे कि प्लस कोर्स में बच्चों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। जैसे कि यहां पर आपको 1 महीने का भी कोर्स मिल जाएगा, 3 महीने का भी मिल जाएगा, 6 महीने का भी, 1 साल का भी और 2 साल का भी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। 1 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो कुछ छूटे हुए सब्जेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। 3 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं। 6 महीने का कोर्स ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन करें जो कि आपातकालीन स्थिति में पेपर देना चाहते हैं। 1 साल का कोर्स और फिर मैं 2 साल का कोर्स। मैं तो आपसे कहूंगा नहीं कि आप 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने का कोर्स लो। मैं आपसे बोलूंगा कि आप 1 साल का भी कोर्स मत लो, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कम से कम आपको 2 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। 1 साल आप अपना सिलेबस पूरा करो और 1 साल आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 2 साल का जो कोर्स है वो सजेस्ट करूंगा मैं आपसे, लेकिन जिसको भी 1 साल का भी कोर्स चाहिए तो वो 1 साल का भी कोर्स ले सकता है, 1 महीने का भी ले सकता है, अपने हिसाब से वो ले सकता है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर 1 साल की जो फीस है वो 35,000 रुपए इसकी 1 साल की फीस है। लेकिन आप इसमें BS लाइव कोड को आप यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो, BS लाइव कोड है उसको हमेशा याद रखना, BS लाइव कोड को हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी आप लो, ये मेरा कोड है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 31,500 आपकी फीस हो जाएगी BS लाइव कोड को यूज करने के बाद, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मेरा नाम है। ठीक है, इसके बाद 2 साल के कोर्स की हम लोग बात करते हैं तो 56,000 रुपए 2 साल की फीस है। फिर से आप BS लाइव कोड को आप यूज करोगे तो फिर से आपको इंस्टेंटली 50,400 आपको पे करने हैं, तो फिर से आपको डिस्काउंट मिल गया 10% का। लेकिन यह है कि BS लाइव कोड को आपको यूज करना है। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो 2 लाख रुपए तो आपको फीस जमा करना पड़ेगा। 2 लाख रुपए आपका रहने और खाने का खर्चा कितना हो गया? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए 1 साल का और 4 लाख रुपए 2 साल का, कितना हो गया? 8 लाख रुपए। कहां 8 लाख रुपए और कहां 50,400? इसी में ही आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसी में ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा और इसी में ही आपको स्ट्रेटजी, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी समरी, सारी की सारी चीजें इसी जो कोर्स सब्सक्रिप्शन है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इसी के साथ साथ और विशेषताएं क्या है, यहां पर 30 घंटे की लाइव क्लासेस होती है। इंग्लिश और हिंदी में आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है ना, 70 से ज्यादा टॉप एजुकेटर आपको यहां पर पढ़ाते हैं और हर महीने यहां पर क्या है, नया कोर्स यहां पर लॉन्च होता है। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको किसी और कोर्स में नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप प्लस कोर्स को लेना चाहोगे तो इस तरह की विंडो आपको खुलेगी, है ना। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। तो आप 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या फिर 2 साल का, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो कोर्स आप लीजिए। कंटिन्यू पर आप बटन दबाइए। इसके बाद आपकी जो फीस आएगी वो आएगी फीस 35,000 रुपए। लेकिन फिर से आप BS लाइव कोड को आप यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का फिर से डिस्काउंट मिल जाएगा।
फिर आप इस पे करोगे क्लिक, सॉरी 31,500 आपकी फीस दिखाएगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आपका जो है सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। सभी को नमस्कार। प्रवीण, पूजा, राजा बाबू, मिथुन, नहीं मिल रहा है आपको, अभिषेक, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिया था। हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, क्या विशेषताएं थी। ठीक है, हमने सामाजिक संगठन के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं जो बची थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग जो है, और हो सकता है कि हम वैदिक काल भी है वो स्टार्ट कर दें अगर समय बचा तो। और साथ साथ में ही मैं आपको क्या है पीडीएफ करवा दूंगा आपको प्रोवाइड। ठीक है, और साथ साथ में आप क्या है इसको लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। जितने आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उसके हिसाब से क्या है बच्चों तक ये पहुंच बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हड़प्पा समाज के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको क्या है याद करवा देता हूं। हड़प्पा समाज एक वर्ग विभाजित समाज था जिसमें व्यापारी भी थे, योद्धा भी थे, श्रमिक भी मौजूद थे। ठीक है ना, यानी कि वर्गों में विभाजित था जिसमें व्यापारी, योद्धा और श्रमिक शामिल थे। इसके साथ साथ आवास की संरचना यानी कि ऐसा है कि कुछ घर ऊंचाई पर बने हुए थे और कुछ घर नीचे जमीन पर बने हुए थे। जमीन का मतलब यह है कि नीचे स्थान पर बने हुए थे, और कुछ तो सजावटी बने हुए थे और कुछ क्या है सजावटी नहीं थे, मतलब सिंपल टाइप के घर हुआ करते थे। तो इस बात को ये प्रूफ करता है कि वर्ग विभाजन वहां पर था। ठीक है ना, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो जाति हैं, नस्ल मैंने आपको पढ़ाए थे ज्योग्राफी में अच्छे से, है ना। तो सभी प्रकार की नस्लें पाई जाती थी, जैसे कि भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, ये सब क्या है नस्लें होती हैं। किसकी? इंसानों की नस्लें होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मंगोलाइड चाइनीज आप देखते हो ना, तो वो मंगोलाइड प्रकृति के लोग होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हर प्रकार की नस्लें भी पाई जा रही थी। इसके साथ साथ शांति प्रिय समाज, सॉरी यानी कि यहां से सती प्रथा के भी संकेत देखने को मिलते हैं। और यहां पर क्या है युग्मित समाधान, मतलब युग्मित समाधान का मतलब यह है कि महिला के पुरुष के मृत्यु के बाद क्या है महिला के भी उसी कब्र में महिला के भी साक्ष्य मिले हैं सबके। इसका मतलब ये था कि सती प्रथा उस टाइम पर क्या है प्रचलित थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर साज सज्जा पर प्रमुख रूप से विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या है आभूषण धारण किया करते थे, है ना। ये हमने बात कर ली। सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसका मतलब यह था कि कपास का उत्पादन हो रहा था, कपास का उत्पादन भी हो रहा था, और कपास का और जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भी क्या है अच्छी रूप से अच्छे खासे किस्म से वो संचालित भी हो रहा था। इसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे मनोरंजन के लिए लोग पाशा खेलते थे। लोथल में एक पासा और शतरंज का बोर्ड भी मिला है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है यहां पर दाह कर्म भी देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। लिपि की हम लोग बात कर रहे थे, तो हड़प्पा सभ्यता में मोहर, ताम्रपत्र, मृदभांड पर लिपि के साक्ष्य मिले हैं। यानी मोहर जो होती हैं उन पर भी लिपि छपी हुई थी, ताम्रपत्र जो होते हैं उन पर भी लिपि छपी हुई थी, है ना, और मृदभांड जो है उन पर भी लिपि मिली हुई थी। और आप सभी को पता है कि इन लिपि को यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, बाकी जो सारी लिपियां हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई लिपि को पढ़ा जा सका था कि नहीं जा सका था, तो आप बता देना कि भाई लिपि को नहीं पढ़ा जा सका था। ठीक है ना, इनकी लिपि थी वो चित्राधार लिपि थी, है, यानी कि उसमें चित्रों को विशेष मुख्य रूप से शब्दों के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, तो चित्राधार लिपि थी। इसमें यू जो शब्द है, यू शब्द है वो सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। और जीव की मैं बात करता हूं, जीव में किस प्रकार का चित्र है वो अधिक यूज करते थे वो लोग, तो वो है मछली। ठीक है ना, मछली का और यू का जो संकेत है वो इस लिपि में अधिक मात्रा में मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मोहरों के बारे में। तो मोहरें
तांबे की भी मिलती थी, सेल खड़ी की भी मिलती थी और चूना पत्थर की भी मिलती थी। ठीक है ना, ये आयताकार होती थी, आयताकार, और ये वर्गाकार भी होती थी। मुख्य रूप से वर्गाकार जो मोहरें हैं वो प्रचलित थी। ठीक है ना, और इन मोहरों पर पशु की आकृति अंकित हुआ करती थी, जबकि आयताकार मोहरें हैं वो केवल लिपि अंकित होती थी। देखो ऐसा है कि वर्गाकार जो मोहरें हैं उसमें पशु की आकृति अंकित होती थी, और एक तरह से जो आयताकार जो मोहर है उसमें केवल लिपि अंकित होती थी। और मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर भी मिली है, यानी कि एक मोहर थी उसमें पशुपति शिव है, उसकी आकृति देखने को मिलती है। इसका मतलब पशुपति शिव की वहां पर अर्चना या आराधना की जाती थी। ठीक है ना, इसके बाद जिसमें शिव की दाईं ओर, मतलब पशुपति की जो आकृति थी उसमें शिव के दाईं ओर कौन मिलता है? हाथी, बाघ, और बाईं ओर कौन? भैंसा और गेंडा मिलता है। ठीक है, और नीचे पांव के पास हिरन देखने को मिलता है। इस प्रकार से यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब चीजों को याद करना आप। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, धातु कला की बात करते हैं तो यहां पर कांसे का निर्माण हो चुका था। कांसा किससे बनता है? तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। मैंने आपसे पूछा था द्रव मौम विधि के बारे में। ठीक है, तो अक्सर विद्यार्थियों का आंसर सही आ गया था। हड़प्पा निवासी लोहे से परिचित नहीं थे, यह प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मनके की, हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग मनके की बात करेंगे। मनका क्या होता है? प्रवीण कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मनके की हम लोग बात करते हैं। मनके बनाने का कारखाना कहां पर था? चन्हूदड़ों में था। ठीक है ना, यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ मनके बनाने का कारखाना कहां पर था। समझ में आया? बहुमूल्य पत्थर एवं सेल खड़ी से मनकों का निर्माण किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर बहुत सारे थे वहां पर। बहुमूल्य मतलब कि जो देखने में बहुत आकर्षित थे, और आपको भी पता है कौन कौन से बहुमूल्य पत्थर होते हैं। नीले, पीले, काले प्रकार के जो पत्थर होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो उसके भी क्या है, मनके बनाए जाते थे, और सेल खड़ी के भी क्या है, मनके बनाए जाते थे। अगर हम वैज्ञानिक ज्ञान की बात करते हैं तो हड़प्पावासी गणित से, धातु विज्ञान से, माप तौल प्रणाली से, ग्रह नक्षत्र से, मौसम विज्ञान की आदि की जानकारी रखते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एक तरह से गणित से भी परिचित थे, धातु के विज्ञान से भी परिचित थे, माप तौल प्रणाली से भी प्रचलित थे, ग्रह नक्षत्र से भी और मौसम विज्ञान से भी वो परिचित थे। तो आप देख सकते हो कितनी जो उच्च विकसित सभ्यता वो होगी। ठीक है, उनके भवन निर्माण, ईंट निर्माण, धातु निर्माण, कांसे से निर्मित वस्तुओं, जल निकास एवं जल संरक्षण प्रणाली में भी वैज्ञानिकता दिखती है। ठीक है ना, मतलब के भवन निर्माण में भी उनके ऐसे ऐसे भवन बनाए जाते थे कि उसके अंदर कुआं होता था, और कुएं के अंदर से क्या है, जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और साथ साथ में क्या है, नालियां भी देखने को मिलती थी जो कि सिस्टमैटिक वे में बनी हुई थी। धातु निर्माण में भी एक तरह से क्या है, वैज्ञानिकता देखने को मिलती है। ठीक है, अर्थात कांसे से निर्मित वस्तुएं हैं उसमें भी एक तरह से आपको वैज्ञानिक जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी कि एक तरह से ये तराशी गई चीजें हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जल निकास की व्यवस्था तो क्या है, एक तरह से आपको बता देगा कि वहां पर थे, एक तरह से आर्किटेक्चर जो बनाता है ना चीजें, वैसी वहां पर जल निकासी व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे इंजीनियर, आजकल के जो इंजीनियर हैं वो बनाते हैं, उस तरह की व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती थी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कितनी वैज्ञानिकता चीज वहां पर देखी जाती थी। धार्मिक विश्वास की हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी कि नहीं थी। तो आप लगा के आना कि मूर्ति पूजा प्रचलित थी, किंतु मंदिर नहीं था। मैंने आपसे कहा कि किंतु मंदिर नहीं था। ठीक है ना, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई बताओ कि मंदिर था कि नहीं था, तो आप बताना कि मंदिर तो नहीं था, लेकिन मूर्ति पूजा वहां पर क्या है, प्रचलित थी। ठीक है,
तो यहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बन जाती है। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मैंने आपको बताया था कि एक मातृ देवी की वो लोग पूजा करते थे और वो सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है ना। ध्यान रखना, मंदिर नहीं थे, लेकिन वहां पर क्या है, पूजा, मूर्ति पूजा प्रचलित थी, उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो साथ ही पशुपति शिव की उपासना, नाग पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। देखो वहां पर आज भी हम लोग पशुपति की पूजा करते हैं, नाग की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं और वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी यानी हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरह के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कालीबंगा से तो अग्नि कुंड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो अग्नि पूजा को प्रमाणित करते हैं। तो देखो आप देख सकते हो कि आधुनिक समय के कितने करीब थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो अग्नि कुंड के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, अग्नि पूजा। देखो ऐसा है कि यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस किस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कि बताओ अग्नि पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मंदिर का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था, वो मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे, आपको कथन के रूप में दे दिया जाएगा, फिर आपसे ऑप्शन बना दिए जाएंगे 1 2 2 3 3 4 इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से एक मोहर पर बलि प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसका मतलब यह था कि वहां का जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता का समाज था, वो जादू टोने पर भी विश्वास रखता था, ठीक है ना। तो अंधविश्वास भी था और जादू टोने पर भी वो विश्वास करते थे। इसी तरह कब्र भी मिली है। कब्र मिली सामग्री उनके पारलौकिक जीवन के में आस्था को सूचित करती है, यानी कि उनके कब्र के साथ कुछ क्या है, अमूल्य मूल्यवान जो वस्तुएं हैं वो रख दी जाती थी, जिससे कि लगता है कि एक समय में वो स्वर्ग की कल्पना है उसको वो मानते थे कि बीच के रास्ते में जब जाएगा ये बंदा, ठीक है ना, तो कुछ इसके साथ सामान हम लोग रख देते हैं, है ना। तो वो क्या दर्शाता है एक तरह से कि वो स्वर्ग की कल्पना को एक तरह से मानते थे, ठीक है ना। ये हमारी बात हो गई किसकी, मनके की, वैज्ञानिक ज्ञान की, धार्मिक विश्वास की, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटीज वगैरह से नहीं है ना, ये खुद के नोट्स हैं, बहुत सारी किताबों से बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है ना। तो वहां से लिया गया है ये। और कोई, ठीक है, चलो सभी लोग स्टार्ट कर दो, साथ साथ में लाइक भी करते चलो, है ना। धार्मिक विश्वास की बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, है ना। तो बहुत सारे जो मत हैं वो माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मतों में से हम देख लेते हैं कौन कौन से मत हैं वो सही माने जाते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक कर बात कर लेते हैं। कुछ बोलते हैं कि आकस्मिक पतन का सिद्धांत हुआ था, यानी कि एकदम से कोई महामारी फैल गई थी या फिर कोई बीमारी फैल गई थी, उससे सारी की सारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है, बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आर्य आक्रमण से पतन हुआ था, यानी कि आर्य जो लोग हैं वो आए थे, कहां से आए थे, वो एशिया, जो उत्तर एशिया है वहां से वो लोग आए थे और इनका आक्रमण हुआ था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता को आर्य लोगों ने जो है वो खत्म कर दिया। या फिर कुछ मत ये मानते हैं कि आर्य लोगों को इन्होंने क्या है, नीचे, आर्य लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनको नीचे की तरफ क्या है, भगा दिया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं इसका पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। कोई ये बोलते हैं कि भाई इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से नष्ट हुई थी। तो अलग अलग अपने मत माने जाते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरी हम बात करते हैं परिस्थिति असंतुलन का सिद्धांत, यानी कि यह है कि कभी कभी हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, बाढ़ की वजह से पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई हो, या फिर नदियां सूख गई हो, या फिर नदियों ने अपना मार्ग चेंज कर लिया हो जिससे बाढ़ की समस्या आ गई हो, या फिर क्या है, जल स्तर का ऊपर उठ गया हो, यानी क्लाइमेट चेंज हो गया हो और क्या है, जल स्तर ऊपर आ गया हो, तो उससे भी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो सकती है। कृषि उत्पादन में कमी हो गई होगी। कृषि उत्पादन, देखो आज के समय में जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज आपको पता है कृषि प्रभावित हो रही है, उसी प्रकार से माना जाता है कि उस समय पर भी हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो जिससे कृषि की उत्पादकता है वो कम हो गई हो। और आपको पता है कृषि
जो है एक तरह से उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करवाती है। तो कृषि की उत्पादकता कम हुई तो उद्योग भी समाप्त हो गए। अब उद्योग समाप्त हो जाएंगे तो क्या है, पूरी नगरीकरण व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो कृषि उत्पादन में कमी को भी मानते हैं, अधिशेष में कमी को भी मानते हैं कि यानी कि एक तरह से क्या है, कुछ चीजें हम लोग खा लेते हैं और कुछ चीज हम दूसरी दिन के लिए बचाते हैं ना, उसी प्रकार से कुछ उत्पाद होते हैं उनके अधिशेष में कमी आ गई होगी। जैसे गेहूं चावल है ना, उनके अधिशेष में कमी आ गई होगी तो भुखमरी के कारण, कुपोषण के कारण उनकी मृत्यु हो गई होगी, ठीक है ना। शिल्प उद्योग कमजोर, आपको यह पता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उद्योग अपनी उन्नति पर था। तो अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है, तो अगर उसका वो उद्योग कमजोर हो जाए तो क्या है, एक तरह से आर्थिक रूप से क्या है, वो चरमरा जाती है। फिर आर्थिक रूप से कोई चीज कमजोर होता है तो फिर तो सब तरह से वो कमजोर हो ही जाता है। इस प्रकार से नगरों का पतन देखने को मिलता है। धीरे धीरे क्या है कि आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी, चरमरा गई थी, और इसी के साथ साथ क्या है, नगरों का पतन होना भी स्टार्ट हो चुका था। तो कुछ लोग मानते हैं कि डायरेक्टली अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण क्या है, नगरों का पतन हो गया था, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, ठीक है। हाँ, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इतना आपको कोई भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हर हर महादेव, सनी पंडित, बिल्कुल। सभी लोग आते जाओ, लाइक करते जाओ, है ना। तो इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता का देख लिया है। एक बार मैं इसको देख लेता हूं, एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे, पॉइंट फॉर्म डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। एक बार तो हम लोगों ने देख लिया ये इसके माध्यम से, फ्लो डायग्राम के माध्यम से, ये आपको नोट्स के रूप में काम आ जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पतन का तात्पर्य सभ्यता के नगरीय चरण की समाहिति से है। वस्तुतः सभ्यता अपने ग्रामीण चरण में पुनः प्रवेश कर गई होगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी, वहां के उद्योग नष्ट हो गए थे, कृषि अर्थव्यवस्था पूरी नष्ट हो चुकी थी, तो हो सकता है कि नगर वापस क्या है, गांव में चेंज हो गए हों, ठीक है ना। सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण का सिद्धांत पुरातात्विक साक्ष्यों से सही प्रमाणित नहीं होता है। यानी कि हमें जो अभी तक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आर्यों ने एक तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उन लोगों को मारा पीटा होगा, या फिर क्या है, लूटा पूटा होगा, या फिर क्या है, दक्षिण की ओर भगाया होगा, ठीक है ना। पुरातात्विक साक्ष्य कोई नहीं मिलते हैं, ये तो एक तरह से अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना। अतः इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमुख कारण पारिस्थितिकी असंतुलन को माना जाता है। यानी कि एक तरह से क्या है, पारिस्थितिकी असंतुलन यानी कि क्लाइमेट चेंज है, उसको माना जा सकता है कि बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, या फिर क्या है, एक तरह से बारिश कम हुई हो, या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो गई हो, या फिर जल स्तर बहुत बढ़ गया हो। तो यह अनुमान क्या है, एक तरह से ज्यादा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ दरअसल बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा संसाधनों के असीमित दोहन से, विशेषकर वनों की कटाई से यह असंतुलन पैदा हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि हम ही आज के समय में हम लोग क्या है, जनसंख्या हमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जनसंख्या बढ़ने से क्या है, एक तरह से शहरीकरण जब बढ़ता है तो वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब वनों की कटाई होगी तो एकदम से क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, है ना। फलतः इसके परिणाम स्वरूप वनों को काट दिया तो बाढ़, सूखा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, भूकंप आने की से कृषि उत्पादन में कमी, इससे शिल्प उद्योग एवं व्यापार भी सीमित हो गए हों और नगरों का पतन हुआ हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बाढ़, सूखा, नदियां ये सब आ गई, इससे क्या है, उद्योग नष्ट हो गए, उद्योग से क्या है, पूरी की पूरी जो नगर सभ्यता थी वो भी समाप्त हो गई। इस तरह सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण चरण में समाहित हो गई, जिससे उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो नगर व्यवस्था थी वो एकदम से क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, या फिर बाढ़ आई, या फिर सूखा पड़ा, या फिर नदियों ने मार्ग चेंज किया, तो नगरीय व्यवस्था से वो ग्रामीण व्यवस्था में चेंज हो गई। जैसे कि आपको चन्हू-दड़ो संस्कृति में देखने को आपको मिलता है, और इसके साथ साथ पंजाब में आपको 12 संस्कृति है, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। ये संस्कृति एक तरह से क्या है, साक्ष्य मिले हैं इसके कि ये ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, नंबर 3 पॉइंट है संस्कृति के तत्व
परिवर्ती काल में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता देखी जा सकती है। वस्तुतः हड़प्पा संस्कृति के विविध पत्र वर्तमान भारतीय जनजीवन में भी देखे जा सकते हैं। पात्र है वो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना उनके धार्मिक विश्वास का अंग जैसे वर्तमान भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। उसी तरह पशुपति शिव की उपासना, नाग की पूजा, जल देवी की पूजा, अग्नि पूजा प्रवृत्ति आदि भी मौजूद थी। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य से पता चलता है कि लोग योग आसन से परिचित थे। यानी कि इस पॉइंट में यह समझाया गया है कि किस तरह से जो आज की व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है और किस तरह से धार्मिक व्यवस्था है, तो वो हड़प्पा सभ्यता में भी पाई जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाग की पूजा हो रही थी, वहां पे वृक्षों की पूजा हो रही थी, पशुपति को मान रहे थे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आया था ये यूपीएससी में कि कंपैरिजन करवाया गया था उसमें कि आधुनिक समय में जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, क्या वह हड़प्पा सभ्यता से श्रेष्ठ है या फिर उससे बीती निम्न प्रकृति की है ना। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था। इसी तरह मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी मूर्ति समाज में नृत्य परंपरा को सूचित करती है। यानी कि मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की कांस्य की एक मूर्ति मिली थी। तो इसका मतलब यह था कि वो डांस वांस किया करते थे मनोरंजन के लिए। तो ये जो नृत्य गान की परंपरा को भी एक तरह से सूचित करते थे, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। यानी कि आज भी जो मनोरंजन के रूप में हम लोग डांस देखते हैं, तो वो डांस हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, समाज में स्त्री और पुरुष का आभूषण धारण करना के श्रृंगार पर स्त्रियों द्वारा बल देना, यानी कि श्रृंगार तो दोनों करते थे, लेकिन जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार बहुत ज्यादा करती थी। जैसा कि आप आज भी इस समय में देखते हो कि पुरुष कम श्रृंगार करते हैं, कम आभूषण पहनते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत आभूषण पहनती हैं, ठीक है ना। साथ ही कपास के उत्पादन की निरंतरता भी मौजूद है। इस तरह हड़प्पा संस्कृति अपने समकालीन एवं विश्व की प्राचीन संस्कृति जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान की संस्कृतियों से भिन्न हो जाती है। यानी कि मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की संस्कृति थी एक तरह से, उससे भी श्रेष्ठ संस्कृति थी हमारी ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। क्योंकि इन प्राचीन संस्कृतियों के तत्व उनके समाज में निरंतरता के साथ नहीं रहे, जबकि हड़प्पा संस्कृति के तत्व भारतीय समाज में निरंतरता के साथ रहे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो रीति रिवाज अपनाए जाते थे वो आज के समय में भी अपनाए जाते हैं। लेकिन आप देखोगे मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की जो संस्कृति थी, तो उसके जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो आज के समाज में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, ये है हमारा वैदिक काल, ये है हमारा वैदिक काल। तो किसी को हड़प्पा सभ्यता में समस्या है? अगर किसी को हड़प्पा सभ्यता में समस्या है तो मुझे बताए। वनडे एग्जाम का मतलब क्या होता है? देखो, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने कम से कम जो है वो 2 लेक्चर लगा दिए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल के बारे में, ठीक है। वैदिक काल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं वैदिक काल क्या होता है, ठीक है। 1500 से 600 बीसी के काल को हम लोग क्या है, लगभग हम क्या है, वैदिक काल के रूप में जानते हैं, ठीक है। वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? चलो, किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। वैदिक काल की हम लोग जो बात कर रहे हैं, वैदिक काल, ठीक है, 1500 से 600 बीसी इसकी अवधि है, अवधि मानी जाती है,
ठीक है। तो ये वैदिक काल को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ऋग वैदिक काल है, एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल ये 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है, ठीक है ना, और 1000 से 600 बीसी तक ये माना जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या है, ऋग वैदिक काल आया, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है ना। वैदिक काल को भी हमने अपने सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में डिवाइड कर लिया और कुल मिलाकर 1500 से 600 बीसी को हमने बोल दिया क्या है, ये वैदिक काल है, ठीक है ना। अब ऋग वैदिक काल की हम बात करते हैं। तो ऋग वैदिक काल में मैंने नदियां आपको बताए थे, ठीक है, ज्योग्राफी में नदियां मैंने आपको बताए थे और नदियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो ऋग वैदिक काल में इन नदियों को किस नाम से हम लोग जानते थे, एक बार इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या है, पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में कि बताओ कि जो वितिस्ता नदी है उसको क्या बोलते हैं, झेलम चिनाब रावी किसको बोलते हैं, वितिस्ता नदी, ठीक है ना। इसी के साथ साथ क्या है, वो ये पूछ लेगा कि अस्कनी नदी किस नदी को बोलते हैं, चिनाब रावी व्यास सतलज ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर क्या है बता दिया, वितिस्ता नदी झेलम नदी को बोलते हैं, ठीक है। अस्कनी नदी नाम है, चिनाब नदी का नाम है, इसके साथ साथ परुष्णी नदी है ना, ये रावी नदी का नाम है, विपासा नदी है, ये व्यास नदी का नाम है, सतुर्डी और ये है सतलज नदी का नाम, ठीक है ना। तो इस नाम को आप लोग ध्यान रखना, अक्सर ऐसे नाम हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में लाइक करते जाओ, ठीक है। तो हमने ऋग वैदिक काल में नदियां किस नाम से हम लोग जानते थे, हम लोगों ने उसकी बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पर्वत की। आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे, इसलिए हिमालय पर्वत की मुंजवती पहाड़ी से सोम पौधे से सोम रस की प्राप्ति करते थे। देखो ऐसा है कि हिमालय पर्वत में एक मुंजवत की पहाड़ी थी, आज उस पहाड़ी को हम लोग इस नाम से नहीं जानते हैं, मुंजवत की पहाड़ी थी, वहां पर सोम जो पौधा है वो मिला करता था और सोम पौधे से एक तरह से सोम रस की प्राप्ति किया करते थे। तो ये एक तरह से लिखा हुआ है वेदों में, तो इसका मतलब यह है कि आर्य जो लोग थे वो हिमालय से बिल्कुल परिचित थे। प्रश्न ये बन जाता है कि आर्य लोग हिमालय से परिचित थे कि नहीं थे, समझ में आया। इसके बाद मरुस्थल की हम लोग बात करते हैं, तो वो मरुस्थल से भी परिचित थे, ठीक है ना। मरुस्थल को वो धन्व के नाम से जानते थे, किसके नाम से, ये धन्व है, मरुस्थल को वो धन्व के नाम से जानते थे। अरावली पर्वत की श्रेणी से भी परिचित थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्य जो लोग हैं वो किस किस से परिचित से, कथन में बोल दिया जाएगा आपसे लोहे से, हिमालय पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से, तो आप बता देना कि हाँ तीनों से वो परिचित थे, ठीक है ना। नदियों के बारे में भी अगर आपसे पूछेगा वो, तो नदियों के बारे में भी आप बता देना, ठीक है। अभी हम जो है 9 बजे अर्थशास्त्र के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेना आराम से, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं आर्थिक विशेषता की, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि आर्थिक विशेषता क्या थी। तो ऋग वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे और उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आर्थिक विशेषता की हम लोग बात करेंगे। आर्थिक विशेषता का मतलब आप लोग जानते हो ना कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। तो ऋग वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे और साथ साथ में उत्तर वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आर्यों का प्राथमिक पेशा, मतलब सबसे पहले वो लोग जो है पशुपालन करते थे। सबसे पहला जो आर्थिक पैसा था उनका, मतलब सबसे पहले जो उनकी अर्थव्यवस्था निर्धारित थी वो पशुपालन पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। उसके बाद जो उनकी द्वितीय अर्थव्यवस्था आई, उसके बाद वो कृषि व्यवस्था उनकी आई, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र अनाज जौ से ये परिचित थे, इसको वो यवस के नाम से जानते थे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आर्यों का प्राथमिक पैसा क्या था, पहला पैसा था इसका पशुपालन और दूसरा था कृषि, ठीक है ना। एकमात्र अनाज जौ, इसे यव के नाम से जानते हैं, उससे वो परिचित थे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट को। तो आर्यों के जीवन में गाय पशु का महत्व था, मतलब गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था पशु के
मामले में, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं, अतः जीवन से संबंधित शब्दावली भी इसी से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। आपको पता है कि गाय पशु को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, ठीक है। तो गाय के नाम के हिसाब से ही क्या है, इन शब्दों को रखा जाता था। जैसे गोप्ता, गोप्ता को क्या है, राजा बोलते थे। और यह प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी यूपीएससी में कि बताओ गोप्ता शब्दावली किससे संबंधित है, तो आप बता देना गोप्ता शब्दावली जो है वो राजा से संबंधित है। गविष्ट, गविष्ट किसको बोलते हैं, युद्ध को हम लोग गविष्ट बोलते हैं, ठीक है। अघन्या, अघन्या यानी कि जिसे मारा नहीं जाए, जिसे मारा नहीं जाए, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसे भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं जिसने अगर गाय की हत्या कर दी तो उसे मृत्युदंड तक भी दे दिया जाता था, ठीक है। अघन्या किसको बोलते हैं, अघन्या गाय को बोलते हैं। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं उनको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है ना, कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं गोधुली, ठीक है। इसको समय के नाम से हम बोलते हैं, इसको समय के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। गव युति, इसको हम दूरी के नाम से जानते हैं। दुहिता, इसको हम पुत्री के नाम से जानते हैं। और गोहंता, इसको हम अतिथि के नाम से जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में गाय का इतना महत्व था कि गाय के नाम से ही सारे जो शब्द हैं वो क्या है, बनाए जाते थे। इससे आपको मालूम चल सकता है कि उस समय पर गाय का कितना महत्व था। आर्य कहां से आए थे, आर्य कहां से आए थे। देखो इसके लिए तो बहुत सारे जो मत है ना, वो मत बहुत सारे हैं कि आर्य पश्चिम एशिया से आए थे। कुछ बोलते हैं कि जो अंटार्कटिका, आर्कटिक जो सर्किल है ऊपर नॉर्थ वाला जो सर्किल है वहां से ये लोग आए हैं, आर्य लोग। कुछ लोग बोलते हैं जो था ना जर्मनी का चांसलर जो हिटलर था, ठीक है ना, वो भी अपने आप को आर्य बोलता था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप साइड से भी आए थे ये लोग आर्य लोग। तो कुछ अभी पता नहीं है कि आर्य लोग कहां से आए थे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, गोधुली शाम का समय कहा जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कौन कौन से उद्योग वहां पर थे। तो शिल्प उद्योग की हम लोग बात करते हैं। शिल्प उद्योग थे, है ना। रथ निर्माण किया जाता था, यानी कि रथ सबसे ज्यादा प्रचलित कब थे, जब आर्य लोग आए थे तब रथ बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुके थे। मृदभांड निर्माण किए जाते थे। मृदभांड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो बर्तन हैं उनका निर्माण किया जाता था, यानी कि उद्योग भी थे, वो भी क्या है, पाए जाते हैं। लेकिन उद्योग बड़ी मात्रा में नहीं थे। एक तरह से आप बोल सकते हो कि उद्योग थे वो कुटीर उद्योग के रूप में काम कर रहे थे। अगर उद्योग बड़े स्तर पर काम कर रहे होते तो आर्य सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल सभ्यता है, वो नगरीकरण व्यवस्था कहलाई जाती है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कहलाई जाती है। लेकिन जो वैदिक काल है उसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ रस्सी का निर्माण भी किया जाता था। तो हमने किसकी बात कर ली, ये हमने बात कर ली ऋग्वैदिक काल की, हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है ना। इसके बाद जो मुख्य विशेषता आती है वो है उत्तर वैदिक काल की, ठीक है ना। परिवर्तन का मूल कारण मतलब उत्तर वैदिक काल में भूस्वामित्व की अवधारणा आ चुकी थी। भूस्वामित्व की अवधारणा आ चुकी थी। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो उत्तर वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय थी। उसके बाद ये कृषि व्यवस्था पर आए। अब कृषि व्यवस्था पर आएंगे तो भूमि इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब जब भूमि महत्वपूर्ण हो जाएगी तो जो भूस्वामित्व व्यवस्था है वो भी आ जाएगी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, भूस्वामित्व की अवधारणा आना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। एक तो ये विशेषता हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, लोहे का ज्ञान इन लोगों को होना स्टार्ट हो गया। अब लोहे का ज्ञान जब इनको स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो हथियार हैं वो बनाए गए थे। लोहे का उपयोग बहुत सारे उद्योगों में किया गया था, है ना। और मुख्य रूप से लोहे का जो उपयोग है वो रक्षा सामग्री के लिए उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बात कर ली है कि उनको इस समय पर लोहे का ज्ञान हो चुका था। लेकिन
ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो चुका था। इनका प्रमुख पेशा क्या हो चुका था? कृषि इनका प्रमुख पेशा हो चुका था, ठीक है ना। अब ये पशुपालन पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले यहां पर क्या है, ये एकमात्र अनाज यानी कि जौ से परिचित थे, लेकिन यहां पर यानी कि उत्तर वैदिक काल में गेहूं, जौ, चावल का उत्पादन होने लगा था। यह विशेषता आपको देखने को मिलेगी किसमें? अरे आप ही लोग मुझे बता दो कहां से आए थे। मैं एक पूरा लेक्चर ले लूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, हेमलता पटौरिया, ठीक है। और सबसे पहले आयरन किस जगह मिला था इंडिया में, ये इस प्रश्न का आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे में पूछे जाते हैं। अगर प्रशांत यादव आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी जगह पर लोहा मिला था, है ना। और किसी को पता है? लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजनी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अच्छा, लोहे का ज्ञान के लोहे का साक्ष्य, लोहे के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि लोहे के साक्ष्य की बात कर रहे हैं सनी पंडित? ठीक है, आगे हम चलते हैं। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग युद्ध शास्त्रों के रूप में किया गया था, यानी लोहे का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो युद्ध शस्त्र हैं उनके लिए किया गया था। शिल्प उद्योग में विविधता नहीं थी, यानी कि डाइवर्सिटी नहीं थी। आप मुझे बताओ कि शिल्प उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? शिल्प उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? आप मुझे बताओ शिल्प उद्योग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अच्छा, उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई थी। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि आयरन के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले हैं। तो प्रशांत यादव बोल रहे हैं एटा में पाए गए हैं। और जो साक्ष्य मिले हैं वो मुझे ये बताओ किस रूप में। एक तो आपने बता दिया कि एटा में मिले हैं साक्ष्य, अब मुझे ये बताओ कि किस रूप में। अच्छा, मूर्तिकला के रूप में। लोहे के छोटे छोटे औजार, इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि यहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली भी देखी जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह था कि इस समय पर पैसे का लेन देन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह होता है कि आप मुझे चावल दो, चावल के बदले मैं आपको 1 किलो टमाटर दूंगा, है ना। तो यहां पर क्या है, एक तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, है ना। आप चावल दो तो मैं आपको क्या है, एक तरफ से टमाटर दूंगा, आप मुझे दूध दो तो मैं तुम्हें क्या है, एक तरह से चावल दूंगा। इस तरह से जो विनिमय प्रणाली थी वो वस्तु पर आधारित थी। ये हम लोगों ने विशेषता की बात कर ली, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम ऋग्वैदिक काल की ही हम लोग बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर व्यापार सीमित था, यानी व्यापार सीमित था
का मतलब ये था कि व्यापार जो है लिमिटेड क्षेत्र तक ही किया जाता था। जैसा कि आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा है कि हड़प्पा सभ्यता में हम मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता है और यूनान सभ्यता है, उन लोगों के साथ भी हम लोग व्यापार किया करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, केवल अपने आप में ही व्यापार चलता था। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या है, यहां पर सूदखोरी, ब्याज की अवधारणा भी मौजूद थी, यानी कि इस टाइम पर भी ब्याज पर पैसे दिए जाते थे और उन पर ब्याज वसूला जाता था। ठीक है ना। एक पाणी नामक अनार्य समूह व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। यह पशुओं की चोरी कर उसे बेचता था। ठीक है ना। एक अनार्य यानी पाणी नाम का एक क्या था, अनार्य। इसको अनार्य बोलते हैं क्योंकि ये आर्य नहीं था। और ये क्या है, ये व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। इसका व्यापार क्या था, पशुओं की चोरी करना है और पशुओं की चोरी करके उसको बेचना है। ठीक है। हाँ, सामान के बदले सामान। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया, है ना, कि कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। तो एक बार देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल का प्राथमिक पैसा क्या था। प्राथमिक पैसा था वो था पशुपालन था, और द्वितीयक पैसा क्या आया, वो कृषि आया। ठीक है ना। ये एकमात्र अनाज जौ से परिचित थे। ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें गेहूं जौ चावल का उत्पादन इस समय होने लग गया था। आर्यों के जीवन में गाय पशु का सबसे ज्यादा महत्व था, है ना। और गाय के नाम से ही बहुत सारे जो नाम हैं वो दिए जाते थे। गोप्ता राजा को हम बोलते थे, गविष्ठ हम युद्ध को बोलते थे, अगन्या हम गाय को बोलते थे, गोधुली हम समय को बोलते थे, गवयुति हम दूरी को बोलते थे, दुहिता हम पुत्री को बोलते थे, गौहंता हम अतिथि को बोलते थे। शिल्प उद्योग भी था। शिल्प उद्योग में रथ निर्माण, मृदभांड निर्माण, रस्सी निर्माण आदि का ज्ञान हो चुका था। इसमें क्या है, परिवर्तन का मूल कारण यह था कि यहां पर भूस्वामित्व आ चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था, कृषि प्रमुख पैसा हो गया था। ठीक है ना। लोहे का उपयोग कहां कर रहे थे हम, युद्ध हथियार हैं उसमें हम कर रहे थे। शिल्प उद्योग में विविधता नहीं थी और वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अब मुझे यह बताओ, अब मुझे कुछ सवाल का आंसर दो। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे एक चीज और बताओ बेटा, बच्चों, कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालिक सभ्यता थी, इन दोनों में अंतर बताओ। आर्थिक रूप से क्या अंतर था, धार्मिक रूप से क्या अंतर था, और सामाजिक रूप से क्या अंतर था। ठीक है। ये तीन चीज मुझे बता दो, है ना। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दो। एक एक लाइन में मुझे बता दो, एक एक शब्द में मुझे बता दो। एक शब्द में मुझे आर्थिक अंतर बता दो, धार्मिक बता दो और सामाजिक बता दो। मुझे एक एक शब्द में मुझे बता दो इसका अंतर। ठीक है। सभी लोगों में बताते जाओ। ठीक है। क्या अंतर था, आर्थिक रूप से क्या अंतर था, धार्मिक रूप से क्या अंतर था और सामाजिक रूप से क्या अंतर था। जल्दी से मुझे आंसर बताते जाओ। वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण थी, बहुत बढ़िया, टैलेंट। हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, बहुत बढ़िया। लोहे का ज्ञान नहीं था, मिशन आईपीएस, और लोहे का ज्ञान हुआ था, बहुत बढ़िया। हड़प्पा में रुपए उधार नहीं देते थे। बजरंग राठौड़ क्या बोल रहे हैं, हड़प्पा में देवी की पूजा की जाती थी। धार्मिक
हाँ, मात्र सत्तात्मक थे। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, ये अर्जुन का पॉइंट बहुत बढ़िया है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, चलो ये भी मान लिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन में नेचर की पूजा होती थी। नेचर की पूजा तो यार इसमें भी होती थी, वैदिक काल में भी। ये तो समानता हो गई, ये तो समानता हो गई। और मुझे ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो मजबूत पॉइंट हो, और मुझे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो मजबूत हो, ठीक है ना। ये सब चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई थी। चलो ठीक है, मुझे समानता बता दो। समानता, समानता क्या थी? समानता मुझे बता दो, हड़प्पा सभ्यता में और वैदिक काल सभ्यता में समानता क्या थी। जिस तरह से एक पॉइंट हमारा बनता है कि नेचर की पूजा वहां पर होती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, और वैदिक सभ्यता में, चलो ठीक है, आपने अंतर बता दिया। अब समानता मुझे बताएं, समानता, समानता क्या थी? समानता क्या थी? थोड़ा आंसर दिया करो यार, साथ साथ में आंसर भी बताया करो, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हड़प्पा सभ्यता हमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं मानता हूं कि सभी पक्ष हैं, सभी आयाम हैं, उनको मैंने कवर कर लिया है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरह से हड़प्पा सभ्यता को मैंने समझा दिया है। और मैंने ये भी बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, इसके बारे में भी हमने समझ लिया है, ठीक है। और हमने जो है वैदिक काल स्टार्ट कर दिया था। वैदिक काल की हमने क्या है, एक तरह से विभाजन भी कर लिया था। और वैदिक काल के बारे में हमने देख लिया था कि पर्वत से परिचित थे, मरुस्थल से वो परिचित थे, नदियां कौन कौन सी थी, ठीक है ना। फिर हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या है, थोड़ा सा अंतर देख लिया था। अंतर थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन ये कल के लेक्चर में हमारा अंतर होगा। कृषि के आगे जो अंतर है वो कल के लेक्चर में हो पाएगा, आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से आप उत्तर देते रहो। तो आज हमारा हड़प्पा सभ्यता है पूरा खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कल के लेक्चर में भी, ठीक है ना। आज के लेक्चर में तो टाइम बचा नहीं है। और हम जो है उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे कल, समझ में आया। और ये जो 9 बजे का लेक्चर है, 9 बजे के लेक्चर में इकोनॉमिक्स के सवाल पूरे होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के सवाल हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें भी आप मौजूद रहना, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। 4 वर्णों का उदय हुआ था, हाँ बहुत बढ़िया।